ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका उसके अंदर वही जानने वाले हैं क्या कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसके बेसिस के अंदर यही जानेंगे। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, इसके एलिमेंट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग इसके सेकंड एलिमेंट में, ठीक है। कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स में एक चीज होती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, आपसे मान लो पूछ लेगा कि अगर इसका 2,1th एलिमेंट कौन सा है तो कैसे बताओगे। अगर आपको कोई इस टाइप की मैट्रिक्स मिल गई तो क्या आप देख के बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो और कितने कॉलम्स हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा, अगर हमने आपसे कहा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशंस और मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडिशन के बारे में, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन आखिर कैसे किया जाता है ये जानेंगे। और हमें क्या करना है, हमें बताना है सबट्रैक्शन कि आखिर कैसे दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट किया जाए। तो अब हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी कि कैसे हम किसी भी दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने एक और नए लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के टॉपिक को पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10th एसएससी के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में मैट्रिसेस का टॉपिक जरूर होगा, ठीक है, तो मैट्रिसेस के लेक्चर को यानी कि इस वाले टॉपिक को हम एक ही लेक्चर में पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है। देखो मैट्रिसेस का जो लेक्चर है ये बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है। क्यों, इसके अंदर आप सारे कॉन्सेप्ट को जल्दी इजीली समझ जाओगे और मैट्रिसेस एक बहुत इजी टॉपिक है तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है। मैट्रिसेस के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको ये 4 चीजें कवर करनी है, बस मैट्रिसेस के लिए इनफ है, ठीक है। अब आपको नहीं पता हो कि मैट्रिसेस आखिर क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका उसके अंदर वही जानने वाले हैं क्या कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसके बेसिस के अंदर यही जानेंगे। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, इसके एलिमेंट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग इसके सेकंड एलिमेंट में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि इसके बाद की चीजें हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का अपना लेक्चर। और देखो इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक से, ठीक है। देखो मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम इस टाइप के बॉक्स के अंदर नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसको हम इस टाइप के बॉक्स के अंदर कुछ नंबर्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, ये नंबर जो है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में अरेंज है। इन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं हम रो, क्या बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं हम कॉलम, क्या बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और जो नंबर्स इसके अंदर लिखे हैं ये 6, 4, 3, 5 लिखा है, ये सब क्या है, ये सब इस मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन नंबर्स को हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आप समझ गए मैट्रिक्स होता क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसके अंदर हम नंबर्स को कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो, वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में आपको ये पता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है तो हम इससे बता सकते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स में एक चीज होती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है, तो देखो इसमें 1 और 2, यहाँ पर रो कितने हैं, 2 हैं, और कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर 2 ही कॉलम्स भी हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिखा रो और कॉलम के फॉर्म में, 2 क्रॉस 2 लिखा। तो ये 2 क्रॉस 2 है, ये क्या है, ये है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है तो हम बोलेंगे 2 क्रॉस 2, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हमें उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम लिखना होता है, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो थे, 2, और कितने नंबर ऑफ कॉलम थे, 2, तो हमने लिख दिया 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, ठीक है। जो एलिमेंट होते हैं ना उनकी भी पोजीशंस होती है, उनकी भी क्या होती है, पोजीशन होती है। कैसे, जैसे मान लो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं उस पोजीशन का ये एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं उस पॉइंट पर कौन सा एलिमेंट है ये, ठीक है। पूछा कैसे जाएगा, आपसे मान लो पूछ लेगा कि अगर इसका 2,1th एलिमेंट कौन सा है तो कैसे बताओगे। तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड रो का जो फर्स्ट कॉलम है उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट दिखा, 3, तो इसकी पोजीशन के हिसाब से हमने एलिमेंट बता दिया, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें कि इसका फर्स्ट रो पर सेकंड एलिमेंट, ठीक है, यानी कि 1,2th एलिमेंट कौन सा है इसका, तो ये कैसे बताओगे। इसका मतलब जो पूछा आपसे कि फर्स्ट रो
का जो सेकंड कॉलम है उस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम जो है इस पोजीशन पर यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है 4। ठीक है, तो ये हो गया इसके ऑर्डर के बारे में, इसके एलिमेंट्स के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि अगर इस एलिमेंट की पोजीशन हम बताना चाहते हैं किसी एक अल्फाबेट की फॉर्म में, तो हम वो बताएंगे स्मॉल लेटर से। ठीक है, देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से, और इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, तो हम बताते हैं जो इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम A11 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसको हम A12 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब पहले में लिखा नंबर ऑफ रो, बाद में लिखा नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमने इसको लिखा A21 और इसको लिखेंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम यानी कि A22। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो चारों एलिमेंट थे इसको हमने लिखा इस फॉर्म में A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये क्या है, ये वो चारों एलिमेंट की पोजीशन है जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, 2 रो और 2 कॉलम है। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2। ठीक है, ठीक है, और अगर हम जनरली बताना चाहें तो इसको AIJ की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब हम आपसे कहें कि A एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट ये है। ठीक है, AIJ की फॉर्म में I का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये A11, A12, A21, A22 ये क्या है, ये सारे ही एलिमेंट है। अगर हम आपसे कहते हैं कि हमको या तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, या तो सीधे कह दिया A21 बताओ, व्हाट इज द एलिमेंट एट 21 पोजीशन। ठीक है, तो 21 का मतलब है कि जो चीज यहाँ पूछी गई थी वही हमने इस तरीके से आपसे पूछ ली है कि सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है 3, तो A21 का वैल्यू भी क्या आएगा 3। अगर हमने कहा आपसे A12 बताओ, मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है 4, तो हमने A21 पूछ लिया। ठीक है, तो जो चीजें हमने यहाँ पर इस तरीके से पूछी थी वही आप इस तरीके से भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट है इस वाली रो के, इस वाले मैट्रिक्स के। ठीक है, मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की हो सकती है। और एक चीज जान लो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये कैसे बताओगे, तो जो उसका ऑर्डर है ना, जो उसका ऑर्डर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ऑर्डर में लिखा क्या क्या होता है, पहले लिखा होता है नंबर ऑफ रो, ऑर्डर में जो पहले लिखा है वो क्या लिखा है, वो है नंबर ऑफ रो, और जो बाद में लिखा है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आएगा उतने ही एलिमेंट है इस वाले मैट्रिक्स के अंदर। अगर हमने आपसे कहा कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, मतलब उसमें 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो कितने एलिमेंट होंगे, इसका मल्टीप्लाई करा दो 6 आएगा, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर हमने आपसे कहा कि किसी मैट्रिक्स के अंदर 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है 6, तो उसके कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है, उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो ये कैसे बताओगे, ये कैसे बताओगे। देखो इसके लिए तो आपको सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तब आप ज्यादा क्लियरली बता पाओगे। ठीक है, अभी तक जो हमने बताया वो आपके समझने के लिए मेरे ख्याल से इनफ है, और जो कुछ भी बताया जैसे बताया वैसे ही नोट कर लो आप लोग, है ना, जैसे बताया वैसे ही नोट कर लो। अब देखो करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। ठीक है, हमने अभी आपको एक ऐसी मैट्रिक्स दिखाई जिसके अंदर 4 एलिमेंट थे और उसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये है इसके एलिमेंट। ठीक है, और ये होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है जिसका ये ऑर्डर है आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में हमने क्या बताया, अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अब हम जानते हैं इसके बारे में क्या, कि अगर किसी भी पोजीशन के बारे में, किसी भी पोजीशन का एलिमेंट पूछ रहे हैं तो बता सकते हो आप लोग, क्योंकि अभी हमने आपको करके बताया है चीज, है ना। और मान लो अगर कोई इस टाइप की मैट्रिक्स मिल जाए आपको, ठीक है, अगर आपको कोई इस टाइप की मैट्रिक्स मिल गई तो क्या आप देख के बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो और कितने कॉलम्स हैं। तो देखो
1 2 3, तो नंबर ऑफ रो कितना है 3 क्रॉस 1 और 2, कितने कॉलम्स इसके अंदर 2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसका मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स कितना है 6 है। ठीक है, और जानो इसके अंदर क्या है, अगर हम आपसे कह दें कि इसके अंदर 2, 1th एलिमेंट इसका कौन सा है, 2, 1th एलिमेंट कौन सा है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा मिला 2, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिला इसके अंदर। ठीक है, अगर हम कहें आपसे 3, 2th एलिमेंट कौन सा है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो कैसे बताओगे, मतलब क्या थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिला ये मिल गया। ठीक है, इस तरीके से करना होगा आप लोगों को। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो देख करके ही, कितने एलिमेंट्स है ये भी बता सकते हो, किस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है ये भी बता सकते हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, इक्वालिटी की मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं कब। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है इक्वालिटी के बारे में कि दो पॉलिनोमियल्स अगर इक्वल हैं तो उनके क्या होते हैं कोएफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं ना, तो वैसे ही हम यहाँ पर मैट्रिसेस के अंदर भी इक्वालिटी की बात करेंगे। कैसे, देखो ये मैट्रिक्स है ABCD जिसके एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर है X Y Z और अल्फा। ठीक है, हम आपसे कहें कि अगर ये मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब क्या है, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसको बहुत अच्छे से समझना। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इधर पे भी एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, जब दोनों के ऑर्डर सेम है तभी वो मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, मतलब ये कि इस वाली मैट्रिक्स का जो A11 है वो इस वाली मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा, यानी कि A इज इक्वल X के होगा। ठीक है, ठीक, इसका जो A2 ये क्या है, A12 एलिमेंट है ना, यानी कि फर्स्ट ये क्या है, ये जो एलिमेंट है ये हमारा किस पोजीशन पर है, 1, 2th पोजीशन पर, या फिर हम A12 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल होगा इसी के, यानी कि A12 के ही इक्वल होगा, C इज इक्वल होगा Y के। अगर इसी तरीके से देखो तो ये B जो है वो Z के इक्वल होगा, D जो है वो अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब, है ना। अगर हमने आपसे कहा कि 4, 6, 2 और 1 ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है X, 6, Y और 1 के, और हम कहें आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, तो कैसे बताओगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको अप्लाई करना है, और देखो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो वहां लिख दोगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद आपको दिख रहा है कि जो 4 है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 जो है वो X के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। और जो Y है वो 2 के इक्वल होगा। 6 यहाँ पे भी है, देखो 6 यहाँ पे भी है, दोनों इक्वल है कि नहीं है, 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो X का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो X इज इक्वल आ गया 4, Y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ध्यान रखने लायक बात क्या है कि इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ठीक है, जब सेम ऑर्डर होगा तभी इक्वालिटी पॉसिबल, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते दो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमने आपसे कह दिया कि 1, 2 और 4, 5, 6 और 7 ये एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है इसके, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की और ये है एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। जब तक दोनों के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तब तक कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर का काम हो गया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये जान गए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं आपको, तो थोड़ा धैर्य बना के रखो, भी करेंगे क्वेश्चन भी। इसके बाद आप लोग जान लो ऑर्डर क्या होता है, और सॉरी ऑर्डर नहीं, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने आपका बेसिक जो है वो क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, तो इसको छोड़ करके बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है, देखो मैट्रिसेस जो है हमारे पास जो आपके सिलेबस के अंदर है वो कुछ ही है। ठीक है, वैसे तो मैट्रिसेस 15-16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब 15 से 20 टाइप के मैट्रिसेस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तो सिर्फ 5 या 6 हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा रो मैट्रिक्स। कौन सा,
रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी। यानी कि ये हमने एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन रो कितनी है, एक। ठीक है, तो इसके अंदर रो क्या है, सिर्फ एक है। कॉलम कितने हैं, यहाँ पर तो 3 कॉलम है क्योंकि 3 एलिमेंट्स है तो 3 कॉलम हुए। ठीक है, अगर एलिमेंट्स 4 होते तो 4 कॉलम हो जाते। ठीक, जिसमें नंबर ऑफ रो 1 है उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमने आपसे कहा कि किसी भी एक मतलब कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 3 या फिर 3 क्रॉस 1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ये दो तो हमेशा पॉसिबल होंगे हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब हर एक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अगर हमने आपसे कहा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 8 मतलब 8, ठीक, तो उसके लिए कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1, ये 2 ऑर्डर तो पॉसिबल है ही। और बाद में इस 8 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लाई पॉसिबल हो। ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई करके हम निकाल पाए। देखो 3 को तो नहीं ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, 1.5 1.5 नहीं कर सकते हम लोग, यानी कि इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो यही दोनों ऑर्डर रहेंगे। लेकिन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले के लिए जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं उसके हमारे 4 ऑर्डर पॉसिबल हैं, लेकिन जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर ही पॉसिबल हैं। अगर हमने आपसे कहा किसी एक मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। सबसे पहले तो 1 क्रॉस 4 4 क्रॉस 1 ये हो जाएगा, 4 2 इंटू 2 4 होता है, तो हम केवल एक ही लिख पाएंगे 2 क्रॉस 2, क्योंकि अगर हमने बार में 2 क्रॉस 2 लिखा तो वो भी सेम हो जाएगा। तो इसके लिए जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास केवल ऑर्डर कितने, 3 ऑर्डर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया क्योंकि अभी तक आपको रो मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता था। अब आप लोग जान गए रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी वो होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से क्या पता चल रहा है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 रो है और कॉलम सिर्फ एक है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम होगा 1, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा हमारे पास कौन सा है, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, थर्ड है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ही थर्ड है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स तब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जब उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा मैट्रिक्स लिख रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। ठीक है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 2 ही कॉलम्स हैं। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर देखोगे तो 1 2 3 और 1 2 3 नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी कि ये कैसा है, ये एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स के बारे में। ये आप समझ गए ना, रो कॉलम और स्क्वायर 3 टाइप के बारे में बता दिया। अभी हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, एक और है जिसको जान लो आप लोग, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में आप लोग जान लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो
नल या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। तो फोर्थ है हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन नल जो मैट्रिक्स होगी उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर एक 3x3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स के बारे में आप समझे कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हर एक एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स बहुत ही इजी है आपके लिए, किसी भी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स बना सकते हो आप लोग। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये एक 1x2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है। अगर हम आपके लिए यहाँ पर बनाते हैं 0 0, ये हमने आपके लिखा है 2x1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर का है, ये है 2x2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स तो बहुत इजी है। इसके बाद अब जान लो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है, डायगोनल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये समझ लो। तो पांचवा है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके, फॉर एग्जांपल ये लिखा है 2 और ये लिखा है 1। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, और उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, और इसके लीडिंग डायगोनल यानी कि इस डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट क्या है, 0 0 है। अगर हमने यहाँ पर लिखा 2 0 0 5, ठीक है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, बाकी क्या है, जीरो है। तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये है 2x2 ऑर्डर का। अगर एक 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसा दिखेगा वो, ठीक है, ये एक 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। और अब हम बात करते हैं आपके आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स के। ठीक है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है इसलिए, है ना। तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसको दो नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, देखो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। यूनिट का मतलब 1 होते हैं। ठीक है, ये एक 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, यूनिट है, यानी कि 1 है, और बाकी एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, यानी कि 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो कि ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर एक 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या यूनिट है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आपके सिलेबस के अंदर इतने ही हैं, होते तो काफी सारे हैं, स्केलर होता है, नॉन काफी सारे मैट्रिक्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। जितने आपके सिलेबस में हमने आपको बता दिए। अभी आपको क्लासीफाई करना होगा कि किस तरीके से, भाई आपके शायद में क्वेश्चंस भी आएंगे ना कि मैट्रिक्स को देख करके बताना होगा कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये भी बताना होगा आपको। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे, आप लोग आराम से देख करके
अब बता सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है और उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अभी हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन अच्छा सा बता देते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आते कैसे आते हैं, है ना। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखो हमारे पास ये दो क्वेश्चंस है। ठीक है, ये हम आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से बताने वाले हैं। कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स लिखी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है और दो कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये क्या है, मतलब देखो इसके अंदर क्या है कि एक कॉलम है दो रो है, ये हमने गलती से दूसरा बोल दिया। यहाँ पर क्या है कि दो रोज है और एक कॉलम है। अगर एक कॉलम है मतलब क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी दो रोज है और एक कॉलम है यानी ये कॉलम मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, तो ये 2x1 है, ये भी 2x1 है, यानी कि ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो हमें एक्स वाई के वैल्यू बताने हैं, तो क्या करोगे, इसको लिखेंगे 2x + y = 5 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा यानी कि 3x - 2y = 4 हो जाएगा। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y के वैल्यूज निकालने हैं। हम यहाँ से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं, तो y = 5 - का 2x ऐसे लिख देंगे। इसको यहाँ पे पुट करो जरा, तो जब यहाँ पुट करोगे तो 3x - 2 और y की जगह क्या लिखोगे, 5 - 2x लिखोगे, और इक्वल में क्या है 4 है, तो ये लिखा है 3x, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दो तो ये हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस का 4x = 4 आ गया। ठीक है, देखो 3x और 4x ये हो गया 7x, 10 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा तो 10 4 में ऐड हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 2 = 14। x का वैल्यू आ गया 2, अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ पुट कर दोगे तो y = 5 - 2 इंटू x का वैल्यू 2 है, यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा 5 - 4 यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की हेल्प से। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक चीज लिखनी है, क्या, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऐसा आपको लिखना और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम जिसका यूज कर रहे हैं उसको लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद अपना सॉल्व करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। सेम इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन के अंदर है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2 है और इसका भी ऑर्डर 2x2 है, दोनों के ऑर्डर सेम है यानी कि मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसके अंदर x, y और z तीन चीजें देखने को मिल रही है, तो ये वाला एलिमेंट है इसके पहले वाले एलिमेंट के साथ में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से लिखोगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x + 2 इक्वल हो जाएगा -5 के, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी, है ना। सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लोगे, 2 उधर भेजो, x = -5 और -2 यानी कि -7 आ जाएगा, तो x का वैल्यू तो हमें मिल गया। ठीक है, और ये जो z है ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 5z = -20 हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, ये a22 है, ये भी a22 है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। 5 4 = 20, z का वैल्यू आ गया -4, ये आ गया। ठीक, इधर आओ, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा y² + y = 6, तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे y² + y = 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से y ही है, हाँ y है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y² + y = माइनस का सिक्को इधर ले आओ। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो तो यहाँ से y के दो वैल्यूज निकलेंगे। ठीक है, कौन कौन से वैल्यू निकलेंगे, दो वैल्यूज। ठीक है, तो निकाल के देख लो कौन कौन से आएंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें, 3 - 2 में, 3 2 = 6 और 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 1y, तो 3y - 2y - 6 = 0, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या आने वाले हैं, एक हमारे पास आ जाएगा y + 3 और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा y - 2। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा एक -3, दूसरा निकलेगा 2। ठीक है, ये दोनों ही हमारे क्या है, इसके वैल्यूज होंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पर y की जगह पे -3 पुट करते हैं इस जगह पर, ठीक है,
इन दोनों में से कौन सा वैल्यू यहाँ रखा जाएगा, दोनों तो नहीं रख सकते, ठीक है। अगर हम -3 को यहाँ पे पुट करते हैं तो y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर रखोगे तो -3 यानी कि आएगा 6, और यहाँ पे भी 6 आ रहा है तो -3 तो सही है। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 ये हो गया 6, यानी कि हम इसको भी रख सकते हैं। तो दोनों ही वैल्यूज क्या है इसके लिए, ट्रू है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर y के दोनों ही वैल्यूज क्या होंगे, इसके आंसर होंगे, ठीक है। यानी कि -3 और 2 जो है दोनों ही क्या होंगे, इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो ये हमारे पास का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का इस तरीके से क्वेश्चन है, और आप इस तरीके से किसी भी चीज के वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर कि किस तरीके से आखिर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडिशन के बारे में, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन आखिर कैसे किया जाता है ये जानेंगे। तो मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए सबसे पहले तो अगर मान लो आपको कोई मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और आपसे a प्लस बी पूछा गया है, मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान देने लायक बात क्या है, ध्यान आपको सिर्फ ये देना है कि दोनों के ऑर्डर चेक करो, ठीक है। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है, ये एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर दोनों के ऑर्डर सेम है देन हम बोल सकते हैं कि इन मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। और ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो ए मैट्रिक्स है हमें a प्लस बी फाइंड करना है, तो a को पहले तो यहाँ नोट करो, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो हमने ये लिख दिए, ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स को नोट करो यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गई बी मैट्रिक्स, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स पूरा इसके ऊपर रख दो, इस तरीके से ऐड होगा, मतलब ये जो A है वो E से ऐड होगा, C F से ऐड होगा, B G से ऐड होगा और D S से ऐड होगा, ठीक है। ऐसे उठा के ऐसे रखो तो A E पर आएगा, C F के साथ आएगा, B G के साथ आएगा, D H के साथ आएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐड करने के बाद हम इसको लिखेंगे ऐसे, A प्लस E ये इसके साथ, C जो है वो F के साथ ऐड हो जाएगा, B जो है G के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, और D जो है वो H के साथ, ऐसे ऐड होती है मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है ये भी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी जिस ऑर्डर की ये ऊपर वाली मैट्रिक्स थी, ठीक है। यानी कि ये भी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही मिलेगी आपको, है ना। तो मैट्रिक्स एडिशन के बिल्कुल ही इक्वल है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखते जाओ कैसे बना। अगर मान लो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं एडिशन के लिए ही, मान लो लिखा -1 4 7 और 8, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स ए है और हमने कहा कि इसको ऐड करो बी से, ठीक है, इसको ऐड करो बी से जिसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि हमें a प्लस बी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, हमें चेक करना है कि क्या इनके ऑर्डर सेम है। तो देखा इसका ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर भी 2x2, दोनों ही के ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो हम एडिशन परफॉर्म करेंगे कैसे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखो 1 4 7 8 ये हो गया, प्लस इसके एलिमेंट लिखो 4 3 2 और 4 ये हो गया, ठीक। दोनों को ऐड कर दो, 1 है 4 से ऐड होगा, किससे, 1 ऐड होगा 4 से, तो 1 प्लस 4, 7 होगा 2 से तो 7 प्लस 2, 4 होगा 3 से तो 4 प्लस 3, 8 होगा 4 से तो 8 प्लस 4, ठीक है। इनको सॉल्व करके बस लिख दो, हमारा आंसर आ गया। ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 7 और 2 9, ये हो गया 7, ये हो गया 12, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होगा 2x2 ऑर्डर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स को, किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को, 3 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हमें बस चेक करना है कि उन दोनों या फिर तीनों, अगर 3 मैट्रिक्स है 4 मैट्रिक्स सबको ऐड करना है तो सबके ऑर्डर आपको चेक करना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगी, अगर नहीं है तो नहीं ऐड हो पाएंगी, ठीक है। जैसे देखो हम आपको एक और दूसरा देते हैं, हमारे पास A एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और B एक मैट्रिक्स है ये। अब अगर हम आपसे कहें कि A प्लस बी फाइंड करो तो कर लोगे, कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑर्डर चेक करो, क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 है, यानी कि ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको चेक करो, इसके अंदर भी 2 रो है लेकिन कॉलम 3 है, यानी कि ये भी एक 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर भी ये है, इसका ऑर्डर भी ये है, ठीक है। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों सेम है, तो जब ऐड करोगे तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 2 4 3 1 4, ये प्लस लगाओ, यहाँ पर इसको लिखो 1 4 और ये हो गया, ठीक है।
सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 से 4, 4 से 1, 5 से, ठीक है। ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ऐसा किया हमने, है ना। तो 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 हो जाएगा, 4 को 4 से, 4 + 4 हो जाएगा, 1 को 5 से, ठीक है। इधर आओ, 2 को 2 से ऐड करेंगे, ठीक है। 3 को 1 से, यहाँ पर 4 को 2 से, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन आ गया। ऑर्डर क्या होगा, वही जो इसका ऑर्डर था वही इसका भी रहेगा, 2 × 3 ऑर्डर, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे, 2 आया, 8 आया, 6 आया, ठीक है। 2 आया, 8 आया, 6 आया, यहाँ पे 4, 4, 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक। इस तरीके से मैट्रिक्स एडिशन किया जाता है। जैसा एडिशन है वैसा ही सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अगर हमने ऐड करते समय इसके एलिमेंट से इसको ऐड किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा था। अगर यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो हम ऐड कर रहे हैं ना, वही चीज माइनस की हो जाएगी। अभी हमने दोनों के पीछे प्लस लगाया, अब दोनों के पीछे माइनस लग जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके किसी एलिमेंट के साथ में माइनस लगा है तो उसको यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे बाइनस हो, तो जब ऐड करोगे ना, मतलब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बारे में वैसे तो सारे बच्चे मेरे ख्याल से कर लेंगे, क्योंकि एडिशन अगर आपको समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। देखो क्या करना होता है, कैसे। अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर 1, 2, 4, 3 लिखा है, और बी मैट्रिक्स एक ऐसी है जिसके अंदर -1, -2, 4 ऐसे कुछ लिखा है, और हमें क्या करना है, हमें बताना है सब्ट्रैक्शन कि आखिर कैसे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम आपसे कहें कि a - b फाइंड करके बताओ तो कैसे करोगे, है ना। दोनों का सेम है ना। तो अगर आपको एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें चेक करना है दोनों का ऑर्डर। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। बस हमें क्या करना है, जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पहली मैट्रिक्स ये लिखी है और माइनस करके दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जितने भी एलिमेंट्स के अंदर माइनस लगा है वो सारे ही क्या होंगे, इस माइनस के अंदर जाते ही प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस का है वो माइनस। यानी कि जब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके माइनस का हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देन इसको इसके साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है। जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, एडिशन ही है, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 को -4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस का 1 ऐसे लिखेंगे ना। 1 को अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 1 को इससे करेंगे, 4 को इससे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 को -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है -2 से, तो क्या लिखेंगे, 2 और माइनस का -2, ठीक है। क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों आएंगे। 3 और 5, 3 और माइनस का 5 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये भी एक 2 × 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 और 1 हो जाएगा 2, ठीक है। ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा कि एक प्लस का और एक माइनस का है। यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 और 2 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही सेम है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या है, दोनों ही हमारे सेम है। बस आपको ध्यान के रखना है, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर यहाँ पर माइनस लगा है और माइनस के बाद में जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें भी माइनस है, तो हमें कंसीडर करना है क्या, इस तरीके से, ठीक है। माइनस भी लगाएंगे और उस एलिमेंट को भी लिखेंगे, ठीक है। तो आप पे कभी भी गलती नहीं होगी। चाहो तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो और चेक करो कि यहाँ पर आंसर क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इस तरीके से करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही हमारे पास सेम चीजें हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कंसीडर करना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो चलो इसको हटाते हैं यहाँ से हम। तो अब हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, यानी कि कैसे हम किसी भी 2 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम 2 तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, उसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस टाइप की है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 2a। मान लो हमें a दिया है और कहा जाए कि 2a फाइंड करके बताओ क्या आएगा, ठीक है।
तो हमें क्या करना होगा, 2a फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके अंदर लिखा है ABCD। तो ये जो 2 है ये क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या है कि किसी एक नंबर या किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जब इस नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर कराओगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर हर एक एलिमेंट से हो जाएगा। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई A से भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई C से होगा, 2 का B से भी होगा, 2 का D से भी होगा। ठीक है, ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपको कब काम आएगा, जब आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कहा गया कि 2a - 3b फाइंड करो, अगर A कोई दूसरा मैट्रिक्स है, B कोई दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपके पास A कोई दूसरा मैट्रिक्स है, B कोई दूसरा मैट्रिक्स है और कहा गया कि 2a - 3b फाइंड करो, तो क्या करोगे, A मैट्रिक्स का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a मिलेगा, B मैट्रिक्स का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3b मिलेगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होंगे, है ना। और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें A कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा, B कोई दूसरा मैट्रिक्स होगा और A इंटू B फाइंड करना होगा। यानी कि A मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स से करना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने आपको सिखा दिया कि अगर कोई मैट्रिक्स A है तो 2a, 3a, 5a कैसे फाइंड करोगे, बस उस नंबर का हर एक एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई करा दो, आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन हमने सिखा दिया है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। उसके लिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो क्या हम बताने वाले हैं, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान क्या देना वो देखो, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर आपने देखा कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या ध्यान देने लायक बात है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने यहां पर लिखा, ठीक, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो A है, हमने यहां पर कोई मैट्रिक्स B लिखी, ठीक है। अभी तक आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर देखा था कि दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कि दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि पहली मैट्रिक्स, पहले दोनों के ऑर्डर लिख दो। ये हमारे पास एक 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो की हेल्प से। ठीक है, अगर पहली मैट्रिक्स, अगर हमें A इंटू B फाइंड करना है, ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमने कहा कि BA फाइंड करना है तो B का नंबर ऑफ रो A के नंबर ऑफ कॉलम से मैच होना चाहिए। ठीक है, सेम देखो रूल वही रहेगा, मैट्रिक्स अगर आगे पीछे कर दोगे तो जरूरी नहीं कि उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ठीक है, A का मल्टीप्लाई B से पॉसिबल होगा तभी जब A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। यानी कि ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने इसको आगे कर दिया, ठीक है, मतलब अगर हमने B इंटू A किया तो B का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, B का नंबर ऑफ कॉलम A के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसका अब मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया वो आपको नोट करके रख लेना है कि जो मैट्रिक्स पहले होगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स आगे होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए बाद वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ये इसके इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो मल्टीप्लाई, अगर हमको A इंटू B फाइंड करना है तो इसकी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कराना होगा। मतलब
इसका मल्टीप्लाई ऐसे कराना होगा और सभी को ऐड करना होगा। कैसे देखते जाओ, 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराओ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 से कराओ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ। ठीक है, क्लियर है? तो ये बन गया इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके सेकंड वाले कॉलम से कराओ, इससे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके सेकंड वाले कॉलम से कराओ, है ना? ये हम साफ कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से, अभी हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराया, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करा रहे हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 4 इंटू 1, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, क्लोज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कॉलम कितने थे? 2, और रो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमने 2 कॉलम से कराया, तो हमको फर्स्ट रो के दोनों कॉलम के एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, अब हम सेकंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, देन क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो 2 इंटू 4, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे तो 4 इंटू 5, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमको मिल गया सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराया, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, मतलब इसका इसमें कराओ, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 2 इंटू 1, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 4 इंटू 2, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया पूरा आंसर, है ना? और देखो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स थी वो 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ये जो मैट्रिक्स थी ये 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी वो इस ऑर्डर की आएगी। किसकी? जो बच गया 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आंसर में आएगी, है ना? अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो जो बच रहा है वही हमारा बनेगा नए वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि 2 और 2 बचा तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, है ना? ये हमारे पास होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब इसको सॉल्व करके बस लिखना है। ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 15 और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया 32। क्या हो गया? 32। इसको ऐड करके लिख दिया हमने, पहला एलिमेंट आ गया। ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो कितना हो गया? ये हो गया 14। पूरा ऐड कर दोगे 14 हो जाएगा। इधर आओ, ये हो गया 20, ये हो गया 4, ये हो गया 6। ठीक है, तो 6, 4 कितना हो गया? ये 10, और यहाँ पर हो गया 20, तो ये हो गया 30। क्या हो गया? सॉरी, ये 8 है, 4 टू 8 हो गया ना, 8 और 4 12, और ये हो गया 20, तो ये होगा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये है 2, ये है 8, ये है 16, तो ये हो गया हमारे पास 30। क्या हो जाएगा? 30। और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने इस तरीके से बताया है आपको। अगर कभी भी आपको a स्क्वायर फाइंड करने को आ जाए तो करना क्या है आपको? अगर आपके पास a मैट्रिक्स का कोई वैल्यू गिवन है, कुछ भी, ठीक है, अगर आपके पास a मैट्रिक्स गिवन है और a स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करोगे? सिंपल है, a स्क्वायर आपको फाइंड करना है a इंटू a करके, मतलब a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है जो कि हमने आपको बताया है। क्या करोगे? इसकी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, जिस तरीके से कराया वैसे, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट आ गए। अगर एक कॉलम और है तो इसका मल्टीप्लाई उससे भी करा दोगे तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। फिर क्या करोगे? यही सेम प्रोसेस सेकंड रो के साथ करोगे। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, एक और कॉलम है तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और रो है तो उस रो का मल्टीप्लाई फिर से फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। ऐसे आपकी मैट्रिक्स जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है इस तरीके से, दोनों के पहले तो आपको ऑर्डर लिख लेने। अगर कभी भी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फाइंड करना तो ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ कॉलम पहले वाली मैट्रिक्स के बाद वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मैट्रिक्स जो आएगी वो इस ऑर्डर की आएगी, यानी कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अगर हमने कहा कि हमारे पास अगर एक रो मैट्रिक्स है 1x3 ऑर्डर की, उसका मल्टीप्लाई अगर हम एक कॉलम मैट्रिक्स से करा रहे हैं जिसका ऑर्डर है 3x1, ठीक है, ये एक रो मैट्रिक्स होगी किसके? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितना है? 1। ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें
कि ये एक रो मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट लिखे हुए हैं और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 1x3 है, इसका जो ऑर्डर है 3x1 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जिसका आंसर आएगा ना वो आएगा 1x1, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की आएगी? 1x1। 1x1 का मतलब है कि सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वही इसका आंसर होगा। समझे? तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। और अगर आप चाहते हो कि इन सभी के ऊपर हमने आपको क्वेश्चन कराएं, तो कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर होगा, सभी को हमने डिटेल में आपको समझाते हुए बताया, ठीक है। और आपकी जो एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 है मैट्रिसेस के टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर हमने क्या किया, हर एक एक्सरसाइज के ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग उस सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। हमने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर अभी भी आपके अंदर कोई भी डाउट बचा हुआ है तो वो आप अपना क्लियर कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। हम आपका हर एक डाउट कमेंट करोगे उसमें क्लियर कर देंगे। अगर लगेगा कि उसके ऊपर लेक्चर बनाना चाहिए तो लेक्चर बना करके भी आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इस चैनल को मतलब कि इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ऐसे ही और भी लेक्चर्स चाहिए जिनके अंदर आपके हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन, मैथ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी आप उसको आराम से पूछ सकते हो, बिना किसी हेजिटेशन के आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। हमारे जो मैट्रिसेस का चैप्टर है यहाँ से खत्म होता है। इतना ही कॉन्सेप्ट हमारे मैट्रिसेस के अंदर है और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताना, उसके ऊपर भी लेक्चर बना दिया जाएगा। फिलहाल हमारा जो मैट्रिसेस का चैप्टर है वो यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो आपके लिए एक सरप्राइज है, देखते जाओ कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नोटों के साथ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत, मौज करो और पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।